Question 7. Find the reading of the spring balance when the elevator is going up with an acceleration of g by 10. तो बच्चों इसमें एलिवेटर जो है उसका एक्सेलेरेशन हमें मेंशन कर दिया कि ऊपर की तरफ g बाई 10 से एक्सेलरेट कर रहा है. g बाई 10 की वैल्यू अगर आप देखेंगे 0.1 g हो जाएगी बच्चों, राइट. ओके, तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग देनी है. हमें विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर या विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में चले जाएं और अगर हम एफबीडी बनाएं दोनों ब्लॉक्स का, तो कुछ ऐसा है सिस्टम अपना. इधर एक मास लगा हुआ है, इधर एक मास लगा हुआ है. इस मास की वैल्यू है 1.5 और इसकी 3 किलो. इसका वेट लगेगा नीचे, इसका वेट लगेगा 1.5 इंटू जी, इसका वेट लगेगा m इंटू जी से 3 इंटू जी, राइट. और क्योंकि ये एलिवेटर ऊपर भी मूव कर रहा है विद सम एक्सेलेरेशन और एलिवेटर की फ्रेम में सूडो फोर्स भी लगेगा, तो लेट से मैं सूडो फोर्स को इंडिकेट कर देता हूँ. इस पे लगेगा सूडो फोर्स F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो मास है 1.5 और एक्सेलरेशन एलिवेटर का है 0.1 g, राइट. तो इसका आ जाएगा 1.5 इंटू 0.1 g और इसका आ जाएगा मास 3 इंटू 0.1 g, राइट. तो ओवरऑल इफ विल सी, नीचे की तरफ जो इस पे फोर्स आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, वो टोटल फोर्स नीचे की तरफ आ जाएगी मल्टीप्लाई करके 1.65 इंटू जी, और इसमें ओवरऑल जो नीचे फोर्स आएगी इन दोनों को ऐड करके दिस विल बी 3.3 इंटू जी, राइट. एलिवेटर के फ्रेम में अगर एलिवेटर के अंदर कोई बंदा बैठ के इसको देखेगा तो यही बोलेगा ना कि जो हैवी वाला मास है वो नीचे आएगा सम एक्सेलेरेशन से और जो लाइटर वाला मास है वो ऊपर जाएगा सम एक्सेलेरेशन से, राइट. एलिवेटर के फ्रेम में ये एक्सेलेरेशंस अपने को दिखेंगी, राइट. तो अगर ये एक्सेलेरेशंस डिफाइन करके आप इक्वेशंस बनाएं तो 1.5 kg मास के एफबीडी से अगर आप इक्वेशन बनाएं तो उस पर ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन और इसकी एक्सेलेरेशन अपवर्ड है, तो इक्वेशन बनेगी T माइनस 1.65 इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट. सिमिलरली 3 kg का अगर बनाएं तो वो उसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, वो बनेगा 3.3 g टोटल नेट फोर्स नीचे की तरफ माइनस टेंशन बराबर इसका मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है. अगर ऐड कर दें दोनों इक्वेशंस को, यहाँ से अपने पास a की वैल्यू आती है बच्चों, इट कम्स आउट टू बी 3.593, राइट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर सॉल्व करके. अच्छा, फिर टेंशन की वैल्यू निकालनी है तो आप टी का वैल्यू, ए का वैल्यू जो आपने निकाला उसको यहाँ पे डाल दो किसी भी इक्वेशन में, तो टी आएगा. टी की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आती है 21.56 न्यूटन्स, राइट. अच्छा, हमें रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस बताना है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी. स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे लगा हुआ है, तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी. अगर आप पुली के एफबीडी को ड्रॉ करें, पुली के एफबीडी में एक तो स्प्रिंग का फोर्स लग रहा होगा और एक पुली पे इधर से टी लग रहा होगा और इधर से भी टी लग रहा होगा. तो नीचे की तरफ टोटल 2t फोर्स लग रहा है पुली पे और ऊपर की तरफ लग रहा है स्प्रिंग फोर्स FSP. क्योंकि पुली मासलेस है तो FSP का वैल्यू 2t के बराबर होगा और जो स्प्रिंग फोर्स जनरेट हुई होगी अपने स्प्रिंग के अंदर वही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग होगी. तो हमारा स्प्रिंग बैलेंस का जो रीडिंग आ रहा है वो इस क्वेश्चन में बनेगा 2 टाइम्स द टेंशन. इसकी वैल्यू बनेगी 43.12 न्यूटन्स. बिकॉज द आंसर इज़ रिपोर्टेड इन kg, तो हम इसको 10 से डिवाइड करके मास के टर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे. अप्रॉक्सीमेटली ये 4.4 kg आ जाएगा. दिस इज़ द फाइनल आंसर. Question 8. Block A of mass m rests on a block B of mass 3m. 3m वाले पे हमने 2mg फोर्स दिया और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनके बीच में जो दे रखा है दैट इज 0.2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट. द एक्सेलेरेशन ऑफ A रिलेटिव टू द प्लैंक एंड रिलेटिव टू द ग्राउंड. ओके, A की एक्सेलेरेशन प्लैंक के रिलेटिव और ग्राउंड के रिलेटिव बतानी है. तो बच्चों सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे या नहीं. वी विल हैव टू चेक
कि ये दोनों ब्लॉक्स इस फोर्स के इम्पैक्ट में विल दे मूव टुगेदर और नॉट, राइट। उसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट्स से दे आर मूविंग टुगेदर विद सम एक्सेलरेशन ए। इस फोर्स के इम्पैक्ट में अगर ये एक्सेलरेशन ए के साथ टुगेदर मूव कर रहे हैं, ठीक है जी, तो उस केस में हमारा एक्सेलरेशन कितना आएगा? उस केस में तो ये अपना सिस्टम ही बन गया, सिस्टम की एक्सेलरेशन ए डिफाइन हो गई, तो ए की वैल्यू आ जाएगी जो फोर्स सिस्टम पे लग रही है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, दिस विल कम आउट टू बी g/2, राइट। ओके, अब अगर ये g/2 है तो हम चेक करते हैं कि इस केस में जिसमें एक साथ मूव करेंगे, इस केस के लिए इन दोनों के बीच में रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों मुझे पता है कि 3m पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ और m पे फ्रिक्शन लगेगा आगे की तरफ। तो स्मॉल m के FBD से आप बता सकते हो, स्मॉल m आगे की तरफ एक्सेलेट कर रहा है a से, जिसकी वैल्यू भी आपने बताई g/2, और स्मॉल m पे फ्रिक्शन भी लग रहा है आगे की तरफ। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलेट कराने के लिए स्मॉल m को रिस्पॉन्सिबल फ्रिक्शन ही है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी मास स्मॉल m इंटू एक्सेलेशन a विच इज़ g/2, राइट। फ्रिक्शन की वैल्यू इस समय आ जाएगी जो लग रही है mg/2। ओके, अब हम चेक करते हैं, इतनी तो रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की अगर इनको एक साथ चलाना है। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारे पास इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है। तो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन की ये हो गई, अवेलेबल फ्रिक्शन हम लिमिटिंग फ्रिक्शन से चेक करेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन की होती है म्यू इंटू एन, जिसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 0.2 और n की वैल्यू नॉर्मल mg के बराबर, दिस विल बी mg/5। तो अवेलेबल फ्रिक्शन है mg/5 और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है mg/2। एज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ब्लॉक्स डू नॉट मूव टुगेदर, डू नॉट मूव टुगेदर, राइट। तो सेपरेटली मूव करेंगे तो सेपरेटली इनकी एक्सेलेरेशन निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले अगर ए की एक्सेलेरेशन अपन रिलेटिव टू ग्राउंड निकालें, तो अगर देखें बच्चों ए का FBD अगर आप बनाओगे तो ए क्योंकि स्लाइड कर रहा है बी के ऊपर, मूव नहीं कर रहे एक साथ, तो इनके बीच में फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा और उसकी वैल्यू जो ए पे होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू mg/5, और ए का मास भी कितना है स्मॉल m, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी ए की mg/5 डिवाइडेड बाय मास, दिस विल कम आउट टू बी g/5, राइट। ये रिलेटिव टू ग्राउंड आ गया। अब रिलेटिव टू प्लैंक या रिलेटिव टू बी निकालना है तो बी के FBD से पहले बी की एक्सेलरेशन निकालते हैं। बी के FBD में फोर्सेस लगेंगी, एक तो आप बाहर से लगा रहे हो फोर्स 2mg, एक ये फ्रिक्शन बी पे लग रहा होगा mg/5 पीछे की तरफ, तो इसकी एक्सेलरेशन डिफाइन होगी नेट फोर्स यानी कि 2mg माइनस mg/5 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज़ गिवन एज 3m। तो बच्चों ये 3g/5 आ जाएगा, राइट, बी की एक्सेलरेशन। तो ए की एक्सेलरेशन रिलेटिव टू बी अगर डिफाइन करें, दिस विल बी एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, acceleration of A is g/5 and acceleration of B is 3g/5. This will come out to be minus 2g/5. तो या अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखूँ तो 2g/5, तो अपना आंसर मैग्नीट्यूड में 2g/5, तो डी ऑप्शन बनना चाहिए इसमें। Question 9. A simple pendulum is suspended to the roof of the car. The car is moving with constant horizontal velocity v. Horizontal velocity constant है v, तो एक्सेलरेशन जो है कार की वो 0 हो जाएगी। देन द एंगल थीटा मेड विद वर्टिकल। तो बच्चों क्योंकि एक्सेलरेशन ही 0 है, तो इस केस में अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इस सिंपल पेंडुलम का, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स इस पर लगेगा ही नहीं। इस पर एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में टेंशन लगेगा और एक mg लगेगा। आप लिफ्ट के फ्रेम में भी देखोगे अगर, तो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट हम सूडो लगाते हैं। सूडो जो लगती विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट वो कितनी लगती m इंटू ए, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो सूडो फोर्स का वैल्यू भी
सूडो फोर्स का वैल्यू भी कितना आएगा, 0। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स इसमें नहीं है, तो इंक्लाइन ही नहीं होगा, एंगल थीटा अपना 0 बनेगा। दिस इज द आंसर। Question 10. A ball is suspended by a thread from the ceiling of a tram car. Then the brakes are applied and the speed of the car changes from 36 km per hour to 0. 36 km पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में करूँ तो वो अपने पास बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इससे स्पीड की वैल्यू 0 पहुँच रही है, इनिशियल स्पीड इज़ दिस, और यहाँ से यहाँ जो टाइम ले रही है वो 5 सेकंड का टाइम लग रहा है, राइट। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, वी 0, u इज़ 10, एक्सेलरेशन a इंटू टी, टी का वैल्यू हमें दे रखा है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन का वैल्यू आ जाएगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। यानी कि कार अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन उस पर, कार अगर मूव फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर रही है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसकी पीछे की तरफ होगी, राइट। ओके, तो बच्चों इसमें हमें बताना है कि जो हमारा थ्रेड होगा वो कितना एंगल वर्टिकल के साथ बनाएगा। तो क्योंकि एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो अगर आप विद रिस्पेक्ट टू कार देखेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू कार वी विल सी कि बॉब पे ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि m इंटू ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और लेट से ये थीटा एंगल इंक्लाइन कर देता है थ्रेड को, ठीक है जी। इस फोर्स के कारण लेट से थ्रेड थीटा एंगल इंक्लाइन हो गई, तो मुझे पता है इक्विलिब्रियम में मैं फोर्सेस को बैलेंस कर सकता हूँ। तो टेंशन लग रही होगी, टेंशन का अपवर्ड कंपोनेंट आ जाएगा वर्टिकल t cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा t sin थीटा, और वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट आ जाएगा m इंटू जी। तो बस हमें इक्वेशंस बना लेनी है। हमारी पहली इक्वेशन बनेगी t sin थीटा बराबर एम ए, दूसरी इक्वेशन बनेगी t cos थीटा बराबर एम जी, राइट। तो यहाँ से एंगल की वैल्यू आएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी a बाई जी, और थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी tan इनवर्स a बाई जी, tan इनवर्स a बाई जी। ये आंसर है अपना। a की वैल्यू निकाल चुके हैं अपन, बस वो पुट कर दो। तो a की वैल्यू डालने के बाद a की वैल्यू 2 निकाली थी ना हमने, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 1/5, tan इनवर्स 1/5 यानी कि सी ऑप्शन आ जाएगा। Question 11. A small mass is suspended by a string from the ceiling of a car. As the car accelerates at a rate a, the string makes an angle theta with the vertical, then the value of tension is. तो बच्चों अगर कार आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगी विद एक्सेलरेशन a, तो जो हमारा बॉब है, मास m है, उस पर सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ m इंटू ए, और लेट से ये एंगल जो है वो आप थीटा डिफाइन कर देते हैं। तो हमें टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में कितनी होगी। तो अगर मैं इस मास m पे फोर्सेस देखूं तो एक तो टेंशन लग रही होगी, एक इस पे वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा mg, राइट। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा t cos थीटा, और इधर फोर्स लगेगा t sin थीटा। तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास t sin थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ma के बराबर होगा, t cos थीटा वर्टिकल डायरेक्शन में mg के बराबर होगा। हमें इसमें थीटा नहीं निकालना, हमें इसमें टेंशन निकालना है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो अपने पास बनेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एम ए स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखिए टी स्क्वायर कॉमन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का एडिशन 1 हो जाएगा, तो t की वैल्यू सॉल्व करके यहाँ से आएगी m रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा।
Question 12. When a train starting from rest is uniformly accelerating, a plumb bob hanging from the roof compartment is found to be inclined at an angle of 45 degree with the vertical. तो बच्चों हमें पता है कि इस केस में जो एंगल बनता होता है वर्टिकल के साथ, ठीक है जी, वो एंगल थीटा बनता है, और अगर एक्सेलेरेशन ए डिफाइन हुई है तो उस एंगल के tan थीटा का वैल्यू अपने पास आता होता है a बाई जी, राइट। तो यहाँ से हम ना a का वैल्यू बता सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू जी tan थीटा थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसने पूछा कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ हाफ किलोमीटर, ट्रेन को हाफ किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। ट्रेन की एक्सेलेरेशन अपन निकाल चुके हैं, तो इनिशियली द ट्रेन हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन वी हैव कैलकुलेटेड एज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। तो हाफ किलोमीटर को 500 मीटर लिख सकते हैं, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से अपना आंसर टाइम का बनेगा। एस का वैल्यू है 500, यू टी का वैल्यू 0 प्लस हाफ इंटू ए का वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, कट कटा के यहाँ से टी का वैल्यू 10 सेकेंड बन जाता है जी। दिस विल बी आंसर। Question 13. Inside a railway bogie on a horizontal straight track, there is a smooth incline of inclination theta. A small block is kept on the incline. ये block का मैं mass मान लेता हूँ बच्चों. Let's say the block is having mass m. If the block is to remain stationary on the incline, the acceleration to be given to the bogie. Let's say इस bogie को a acceleration forward direction में दी गई, तो बच्चों इस पे एक तो सूडो फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, दैट इज़ m इंटू ए। हमें इस ब्लॉक को स्टेशनरी रखना है on the inclined surface, right? If the block is to remain stationary on the inclined surface, okay, तो इसके ऊपर स्लाइड नहीं करना चाहिए इंक्लाइन पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन या विद रिस्पेक्ट टू बॉगी अगर मैं सॉल्व करूँगा तो इस पे नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, राइट। मुझे ये रेस्ट पे दिखना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बॉगी, राइट। तो फोर्सेस बना लेते हैं इस पर, एक तो एम में लगेगा, एक एम जी लगेगा, राइट, और एक इसके एफ में नॉर्मल होगा जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन होगा। ओके, अलोंग द इंक्लाइन फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी अलोंग द इंक्लाइन। अलोंग द इंक्लाइन एक तो एम जी का कंपोनेंट आएगा, दिस एंगल इफ इट इज़ थीटा दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू थीटा, सो दिस विल बी एम ए कॉस थीटा, एंड एम जी का नीचे की तरफ कंपोनेंट हम सबको पता है दैट इज़ एम जी साइन थीटा। अलोंग इंक्लाइन अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूं, अलोंग इंक्लाइन एफ नॉट अगर मैं 0 करूं तो वहाँ से बात बन जानी चाहिए। अलोंग इंक्लाइन दो फोर्सेस लग रही हैं, एक तो एम जी साइन थीटा, एक एम ए कॉस थीटा, दोनों बैलेंस होनी चाहिए। एम जी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम ए कॉस थीटा। फ्रॉम हेयर वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ ए, इट कम्स आउट टू बी जी टैन थीटा। दिस इज आंसर। Question 14. A block is kept on a wedge of inclination theta which is given as 30 degree. Block का मास आप m मान लेते हैं. With what acceleration wedge should be moved so that block does not move relative to the wedge? With respect to wedge ये move नहीं करना चाहिए. तो बच्चों with respect to wedge अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं with respect to wedge तो फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी ब्लॉक के ऊपर। एक तो इसका वेट लगेगा mg, एक इस पे सूडो लगेगी ma, और एक नॉर्मल लगेगा, राइट। ओके, अब अलोंग द इंक्लाइन अगर मैं फोर्सेस बनाऊँ इस पे कौन कौन सी लगेंगी अलोंग द इंक्लाइन, एक तो एम ए का ही कंपोनेंट आ जाएगा, ये बनेगा एम ए, इफ दिस एंगल इज थीटा दिस इज ऑल्सो थीटा, एम ए कॉस थीटा, और एक एम जी का कंपोनेंट आएगा अलोंग द इंक्लाइन नीचे की तरफ, ये बनेगा एम जी साइन थीटा। अलोंग इंक्लाइन फोर्सेस बैलेंस होनी चाहिए, अलोंग इंक्लाइन हमारा नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो हमारी बनेगी इक्वेशन
एम जी साइन थीटा बराबर एम ए कॉस थीटा। तो यहाँ से वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए विच कम्स आउट टू बी जी टैन थीटा। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री डालेंगे तो अपने पास बनेगा जी बाई रूट 3। दिस विल बी द आंसर। Question 15. A block is placed on a smooth inclined plane at an angle theta. With what minimum acceleration must the plane be moved horizontally for the block to fall freely? ब्लॉक टू फॉल फ्रीली का मतलब है सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स इस पे एक्ट करे, राइट, और कोई फोर्स इस पे एक्ट ना करे, राइट। तो बच्चों अगर हम देखें तो इस ब्लॉक पे वैसे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी जब ये वेज के ऊपर होगा। तो एक तो नॉर्मल लग रहा होगा इस पे, और एक एम जी लग रहा होगा। रियलिस्टिक ये फोर्सेस इस पे लग रही होंगी, राइट, ओके। एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक एम जी लग रहा होगा, और ये वेज भी हम ए एक्सेलरेशन से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगर मैं वेज के फ्रेम में बात करूं विद रिस्पेक्ट टू वेज, तो मेरे को एक सूडो फोर्स भी लगानी पड़ेगी विच इज़ एम ए इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ओके। अब बच्चों एंगल्स वाइज देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, और ये एंगल अपना 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और अगर मैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन फोर्सेस को रिजॉल्व करूं, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, तो एक तो नॉर्मल तो लग ही रहा है इस डायरेक्शन में, एक एम ए का कंपोनेंट आएगा, एम ए का कंपोनेंट इस तरफ आएगा एम ए साइन थीटा, एक एम जी का कंपोनेंट आएगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन इन दिस डायरेक्शन विच विल बी एम जी कॉस थीटा, राइट। अब बच्चों मुझे पता है कि इन एनी केस हमारे पास जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन है वो फोर्सेस तो बैलेंस ही होनी चाहिए, बिकॉज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन हमारे पास आगे वेज है ब्लॉक के आगे। तो ऐसा तो नहीं होगा कि ब्लॉक वेज के अंदर ही घुस जाएगा। तो अलॉन्ग द इंक्लाइन फोर्सेस को अगर बैलेंस करें आप तो वो बनेगा नॉर्मल प्लस एम ए साइन थीटा इन एनी सिचुएशन शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, राइट, शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब हमें ए की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए नॉर्मल की वैल्यू ज़ीरो हो। हमें ए की वो वैल्यू बतानी है जिसके लिए नॉर्मल की वैल्यू ज़ीरो हो, राइट, क्योंकि हमें पता है कि भाई फ्री फॉल का मतलब क्या है कि ग्रेविटी के अंदर फॉल करे, यानी कि नॉर्मल को हमें ज़ीरो करना है। तो बस नॉर्मल का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के ए की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इट विल बी एम ए साइन थीटा बराबर एम जी कॉस थीटा। तो ए बराबर जी कॉट थीटा, दिस विल बी अ फाइनल आंसर। Question number 16. In the above case, what must be the acceleration of the plane horizontally for the block to slide up the incline with an acceleration of g relative to the inclined plane? Okay. तो बच्चों इस केस में हमें इस वेज को इस तरफ एक्सेलरेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इस तरफ इसको एक्सेलरेट करेंगे और इस स्मॉल एम का अगर एफ बनाएंगे तो स्मॉल एम पे हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी। तो नॉर्मल लग रहा होगा वेज के फ्रेम में विद रिस्पेक्ट टू वेज, राइट, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू वेज ही इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो नॉर्मल लग रहा होगा, एक एम जी लग रहा होगा, राइट, और एक सूडो फोर्स लगेगा जो कि हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा एम में सूडो फोर्स, ओके। तो अलोंग द इंक्लाइन मूव कराने वाली फोर्सेस कौन कौन सी होंगी। देखो अलोंग द इंक्लाइन नॉर्मल का तो कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, एम ए का कंपोनेंट आएगा और एम जी का कंपोनेंट आएगा। एम ए और एम जी का कंपोनेंट, लेट्स से इफ दिस एंगल इज सीटा, एम ए का कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा अलोंग द इंक्लाइन विच विल बी एम ए कॉस सीटा, एंड एम जी का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन आएगा विच विल बी एम जी साइन थीटा। और अगर मुझे इसको ऊपर चढ़ाना है विद एक्सेलरेशन g इक्वल टू जी, राइट,
तो मुझे समझ आ रहा है कि भाई जो ऊपर वाली फोर्स है वो ज़्यादा होनी चाहिए नीचे वाली फोर्स से, तभी तो नेट एक्सेलेरेशन अपवर्ड बनेगा। तो आई कैन जस्ट अप्लाई एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, दिस आई विल अप्लाई along incline, right? तो along incline the net force will be ma cos theta minus mg sin theta. This must be equal to mass into acceleration, which is g. From here we can just calculate the value of a. A will be equal to g into 1 plus sin theta by cos theta. A will be equal to g secant theta plus g tan theta. दिस इज द फाइनल आंसर। अपना इसमें आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।